साथियों नमस्कार। हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2024 के निबंध पेपर का विश्लेषण करना शुरू किए थे एक आध हफ्ते पहले। और हमने जो उसमें पहला निबंध पूछा गया था कि मानव मूल्य और साहित्य, उस विषय पे विश्लेषण किया था कि मतलब उसका निबंध कैसे लिखा जा सकता है। और उसमें आप लोगों के काफ़ी पॉजिटिव व्यू आए, आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। तो उसी सिलसिले में निबंध की मतलब यूपी पीसीएस निबंध पेपर का जो एनालिसिस कर रहे थे, उसका जो दूसरा निबंध पूछा गया था, आज उसका एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और ये टॉपिक मतलब यूपी पीसीएस का ये ट्रेंड रहा है कि वो पीवाईक्यू यानी जो 2018 से लेकर के और आगे के वर्षों में जो उन्होंने मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा करवाई है और आरओ की जो उन्होंने परीक्षाएं करवाई हैं, उन्हीं टॉपिक को घुमा घुमा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में वो निबंध के रूप में देते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि लगभग हर साल नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण पर एक निबंध पूछा जाता है। तो इस बार भी इस विषय पे एक निबंध पूछा गया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इस टॉपिक को मतलब घुमा के पूछा गया, जटिल बनाया गया। अगर इस टॉपिक मतलब इसमें पूछ क्या रहा है, आयोग आपसे जानना क्या चाह रहा है, अगर इतने को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इस विषय पे भी एक अच्छा निबंध, एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया ही था कि आरओ में यही निबंध 40 शब्दों में पूछा जाएगा और यूपी पीसीएस में यही 40 अंक का पूछा जाएगा आरओ में, और यूपी पीसीएस में यही निबंध 50 अंक का पूछा जाएगा। आरओ में आपको यही निबंध लगभग 600 शब्दों में लिखना होता है और पीसीएस में 700 शब्दों का लिखना होता है। तो आप चाहे पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या आरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए यह निबंध काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक था यूपी पीसीएस 2024 का, वो था भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक। ठीक है, इस विषय पे आयोग ने हमसे निबंध की अपेक्षा की थी, हमारे विचार जानने की अपेक्षा आयोग ने की थी। तो देखिए, न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है क्या। न्यू वुमेन का मतलब, जैसे वुमेन का मतलब महिला होता है, तो महिला सशक्तिकरण पे तो निबंध आया ही है पहले। न्यू वुमेन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पहले की महिला में, यानी पहले की जो नारी की स्थिति थी, महिला की स्थिति थी, और आज की जो नारी की स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आया है। यानी कि कहा नहीं जाता है कि आधुनिक भारतीय नारी है, ये कमज़ोर नहीं है, सशक्त है, अपने फैसले स्वयं लेती है। मतलब ऐसा कहना यथार्थ में भी है या केवल एक मिथक भर है, मतलब एक धारणा भर ये केवल बन गया है, जबकि यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है, या धारणा मतलब ये एक मिथक ही नहीं, मतलब यथार्थ में भी ये चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। इसको आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये मतलब समझाना होगा, लिखना होगा, इस निबंध में बताना होगा कि कहाँ तक जो है न्यू वुमेन की कल्पना जो है साकार हुई है और कहाँ तक अभी भी यह एक मिथक बना हुआ है। ठीक है, तो जब इसका आप इंट्रो देना शुरू करेंगे, परिचय लिखना शुरू करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने परिचय की शुरुआत की है ऐसे आप परिचय दे देंगे। आप इसकी शुरुआत किसी कोटेशन से कर सकते हैं, किसी महिला सशक्तिकरण पर किसी कविता से कर सकते हैं, किसी लेखक या विद्वान के विचारों से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने नीचे इसमें जोड़ दिया है कि अगर आप निबंध की शुरुआत करना चाहें तो इस लाइन से कर सकते हैं। ये मतलब न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट को एकदम साकार करती हुई लाइन है कि मैं पापिनी हूँ और संत भी, प्रेमिका भी और उपेक्षित भी। ठीक है, ये आप निबंध के आरंभ में लिख सकते हैं। ये प्रसिद्ध लेखिका कमला दास की लाइन है। ठीक है, कमला दास की ये पंक्तियां हैं कि एक महिला कह रही कि मैं पापिनी भी हूँ इस समाज में, भारतीय समाज में, मुझे संत के रूप में भी ट्रीट किया जाता है, एक प्रेमिका के रूप में भी ट्रीट किया जाता है, और मुझे उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। तो इस लाइन से आप चाहें तो अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जब आप न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट का परिचय देना शुरू करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय समाज में न्यू वुमेन की अवधारणा चर्चा का विषय बनी हुई है। विभिन्न मीडिया, साहित्य, राजनीति, शिक्षा
और सामाजिक विमर्श में अक्सर यह देखने अथवा सुनने को मिलता रहता है कि भारतीय नारी अब जागरूक हो चुकी है, नई हो चुकी है, वह अब आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सशक्त है। ठीक है, आप देखते ही होंगे, न्यूज़ में आता है, तमाम टीवी चैनलों पे इंटरव्यू में आता है, मतलब कहीं किसी के पॉडकास्ट में ये विमर्श देखने को मिल जाता है। ठीक है, किसी सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अब आधुनिक भारतीय नारी है, कमज़ोर नहीं है। एक लाइन देख आपने सुनी ही होगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो क्या ये मतलब एक आदर्शवादी बातें भर ही हैं या व्यवहार से भी इसका कोई लेना देना है, यथार्थ से भी इसका कोई लेना देना है, यही इस निबंध में आपको बताना है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे कि वह अब आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सशक्त है, पितृसत्ता को चुनौती देने वाली है, किंतु क्या यथार्थ में यह परिवर्तन हुआ है या यह मात्र मिथक भर है। क्योंकि हमारे निबंध का शीर्षक ही है कि भारत में न्यू वुमन की कल्पना एक मिथक। तो लेखक ये बता रहा, मतलब परीक्षक हमसे जानना चाह रहा है कि इसको एक मिथक मानना सही है कि व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आया है। अगर व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है तो उसके सबूत क्या हैं, उसके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, और किस हद तक परिवर्तन आया है और किस हद तक अभी भी यह एक मिथक बना हुआ है, और यह एक मिथक से एक यथार्थ में पूरी तरह कब तक और किस तरह कह लीजिए कि क्रियान्वित हो सकता है, ये हमको इस निबंध के माध्यम से बताना है। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें, जैसे न्यू वुमेन के जब हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे तो हम न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट आया क्यों। ठीक है, जैसे महिला को प्राचीन महिला और आधुनिक महिला में, या परंपरावादी महिला और आधुनिक महिला में, या शहरी महिला और ग्रामीण महिला में, ठीक है, बांटा क्यों गया, इसको बंटने की नौबत क्यों आई। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले ही एक निबंध पूछा गया था कि द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, द्विखंडी व्यक्तित्व में, तो द्विखंडी व्यक्तित्व क्या है भाई, और द्विखंडी व्यक्तित्व में नारी बंट क्यों गई है, ये जानने का एग्जामिनर हमसे प्रयास कर रहा था। ठीक उसी प्रकार कि न्यू वुमन एक मिथक भर है कि इसका वास्तव में यथार्थ से कुछ लेना देना है, ये इस निबंध में जानना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा जरूरी हो जाती है कि अलग अलग कालखंडों में महिला की स्थिति क्या रही है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान पृष्ठभूमि तक जब हम चर्चा करते हुए आएंगे तभी ये स्पष्ट हो पाएगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे कि यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो भारतीय स्त्री की स्थिति प्राचीन काल से ही परिवर्तनशील रही, यानी हमेशा स्त्री के लाइफ स्टाइल में, स्त्री के जीवन में परिवर्तन होता रहा है। कभी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है तो कभी नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो कभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि वैदिक युग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। वैदिक युग में स्त्रियों को मतलब पुरुषों के बराबर सम्मान प्राप्त था। मतलब इसका प्रमाण है अपाला, घोषा, ठीक है, तमाम तरीके की जो विदुषी स्त्रियां वैदिक काल में मिलती हैं। वैदिक काल में जो गार्गी संहिता है, वैदिक काल में जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, वो इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। और उसी में मतलब एक लाइन है कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियाँ हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलती हैं तो स्पष्ट है कि प्राचीन काल में नारी की स्थिति मतलब अच्छी थी, बेहतर थी। फिर उत्तर वैदिक काल आते आते नारी की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। ठीक है, नारी की स्थिति में परिवर्तन आया। नारियों को मतलब चाहर दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया, चाहर दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। उनको एक कह लीजिए कि पुरुषों की दासी मान लिया गया, पुरुषों की नौकरानी मान लिया गया, पुरुषों के अधीनस्थ मान लिया गया, और उनको कहीं ना कहीं मतलब समाज के आधे हिस्से को कमज़ोर करके, पुरुषों से कमज़ोर करके दिखाया जाने लगा। तो ये आप जो है सबसे पहले वैदिक काल में कैसी स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति हो गई, यहाँ भी कुछ उदाहरण देके आप लिखेंगे। फिर
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी बौद्ध एवं जैन धर्म का जब समय चल रहा था, बौद्ध एवं जैन धर्म का, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होता है, मौर्य काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। मौर्य काल में पूरा जो है आप अर्थशास्त्र का रेफरेंस दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र में नारियों की क्या स्थिति जो है कौटिल्य ने बताई है, ठीक है। सॉरी, कौटिल्य कह रहे हैं, चाणक्य ने बताई है, ठीक। उसके बाद इसी में कौटिल्य ने क्या स्थिति बताई है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। फिर आगे आप गुप्त काल आ जाइए, गुप्त काल में क्या थी, ठीक है। तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नारियों की स्थिति आप स्पष्ट कर देंगे। मध्य युग में भी स्त्रियों की स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि प्राचीन काल में, मतलब जहाँ स्त्रियों को अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त था, सम्मानीय दर्जा प्राप्त था, वहीं मध्यकाल आते आते तमाम तरीके के आडंबरों से स्त्रियों को दो चार होना पड़ा। उसमें पर्दा प्रथा आ गई, जौहर प्रथा आ गई, सती प्रथा आ गई, ठीक है। और स्त्रियों को एक मतलब मशीन, बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाने लगा। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मध्यकाल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इसको आप स्पष्ट करेंगे, ठीक है। ये तीनों, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मध्य युग, ये सभी आप एक पैरा में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एक पैराग्राफ में जब निबंध की शुरुआत आप लाइन से, मतलब उस लाइन से करेंगे कमला दास वाली, उस लाइन से आप निबंध की शुरुआत करिए। पहले उस कोट को कोटेशन स्वरूप लिखिए, उसके बाद फिर परिचय दीजिए एक पैराग्राफ में। उसके बाद एक पैराग्राफ में आप दिखाइए कि वैदिक युग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक युग में क्या स्थिति थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या स्थिति थी, और मध्य युग में क्या स्थिति हो गई। फिर आगे आ जाइए कि औपनिवेशिक काल में स्त्रियों का क्या मतलब हुआ, क्या स्थिति रही। औपनिवेशिक काल में ही तमाम देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, तो स्त्रियां उसके केंद्र में रहीं। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने बढ़ चढ़ के जो है नारी सशक्तिकरण की बात की। गांधी ने जो है स्त्रियों के सम्मान मतलब की विशेष वकालत की, ठीक है। अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन स्त्रियां घर की चारदीवारी से बाहर आके अपने फैसले खुद लेने लगेंगी, उसी दिन मैं मान लूँगा कि भारत वास्तविक रूप से आज़ाद हुआ है। तो ये सब उदाहरण कोट करते हुए आधुनिक काल में या औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इसको भी आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो अब जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, D.K. कर्बे आदि के प्रयत्नों से जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, महिलाओं को शिक्षा का अवसर दिया गया, महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाई गई। तो ये कब कब हुआ है, ये विभिन्न कालखंडों में आप जब मतलब इसका उचित समय भी, सन भी, किस सन में क्या हुआ है कोट कर देंगे, तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस टॉपिक के प्रति, ठीक है। आप इस विषय में कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं, ये इससे आपका जो है एग्जामिनर अवगत होगा, और जब एग्जामिनर अवगत होगा तो आपको अच्छे अंक देगा, ठीक है। आगे जब औपनिवेशिक काल आप दिखा देंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ये क्या बोलते हैं 1942 के आंदोलन में जिन जिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उनका उल्लेख आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों की क्या भूमिका रही है, एक पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे, ठीक। एक पैराग्राफ में आपने लिखा वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, मतलब वैदिक काल से मध्य युग तक। एक पैराग्राफ आपने लिख दिया औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। एक पैराग्राफ में स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की क्या भूमिका रही थी। इतना जब आप दिखाएंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि भारतीय समाज में विभिन्न कालखंडों में नारी का महत्व क्या रहा है, ठीक है, नारी का महत्व क्या रहा है। अब नारी का महत्व जब आपने बता दिया तो उपयुक्त विश्लेषणों से आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि न्यू वुमन की अवधारणा आती कहाँ से। तो न्यू वुमन की अवधारणा का उदय मुख्य रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हम मानते हैं। जब कब आया, मतलब जब मध्यकाल हुआ, मध्यकाल से लेकर के आज़ादी के समय तक, स्वतंत्रता आंदोलन तक
स्त्रियों को मतलब एक परंपरागत समाज में, परंपरागत रीति रिवाज में, परंपरागत स्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन जब 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उदारीकरण, वैश्वीकरण की इस बात आई, उदारीकरण, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आया, तो उस समय जो है भारतीय नारी को भी सशक्त होने का अवसर मिला। भारतीय नारी को भी अपने फैसले स्वयं लेने का अवसर मिला। लोगों से, वैश्विक दुनिया से, वैश्विक समाज से कनेक्ट होने का अवसर मिला। और जब भारतीय नारी को भी कनेक्ट होने का अवसर मिला, भारतीय नारी भी घर से बाहर निकलने लगी, तो केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में एक परिवर्तन आया। महिलाओं के प्रति उनकी सोच बदली और महिलाओं को काफ़ी हद तक अपने फैसले स्वयं लेने के मतलब सुअवसर प्राप्त हुए। तो उसमें आप लिखेंगे कि न्यू वुमेन की अवधारणा का उदय मुख्य रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, जब वैश्वीकरण, शहरीकरण, शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त किया। ठीक है, इसको कुछ उदाहरण और तथ्यों के माध्यम से आप स्पष्ट करेंगे। उदाहरण और तथ्य कैसे देंगे? जैसे आप 1991 की जनगणना के कुछ डाटा ले सकते हैं कि 1991 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी, ठीक है, लैंगिक स्थिति क्या थी भारत की, इसको आप ले सकते हो। फिर 1991 के बाद 2001 में स्थिति क्या थी, 2001 के बाद 2011 में क्या स्थिति हुई है। जब इतना डाटा आप तुलनात्मक रूप से दे देंगे तो इससे पता चलेगा कि महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होता गया है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण आप इसके दे सकते हैं। और फिर आगे क्या लिखेंगे कि यद्यपि भारतीय स्त्री पहले से अधिक सशक्त, जागरूक, शिक्षित है, तथापि न्यू वुमेन की छवि आंशिक रूप से असमान है। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक भारतीय नारी पहले से अधिक सशक्त तो हुई है, लेकिन अभी भी आंशिक रूप से वो असमान है। आंशिक रूप से मतलब ये देखा जाता है कि यथार्थ में अभी उसको काफ़ी कुछ अचीव करना है। यानी कि न्यू वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है 1991-92 में जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी काफ़ी कुछ उसमें होना बाकी है। ठीक, क्या लिखेंगे? अच्छा, काफ़ी कुछ होना बाकी है, ये कैसे आप सिद्ध करेंगे? आप लिखेंगे कि अभी भी शहरी ग्रामीण विभाजन देखने को मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि शहरी महिलाएं जितनी साक्षर हैं, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर उतनी नहीं है। शहरी महिलाओं में जो है अपने फैसले लेने की जो दर है वो अधिक है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में अभी भी कम है। ठीक है, इसका उदाहरण आप पंचायत चुनाव का दे सकते हैं कि पंचायत चुनाव में भले ही महिला के नाम पर जो है मतलब पंचायत चुनाव लड़ा जाता है, महिलाएं सरपंच चुन ली जाती हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि उनके पुरुष सहकर्मी, चाहे वो पति रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, अक्सर फैसले वही लेते हैं। तो इसका जब उदाहरण आप देंगे तो ये पता चलेगा कि शहरी ग्रामीण विभाजन अभी भी है, महिलाओं का अभी भी आर्थिक शोषण हो रहा है। इसके लिए भी कुछ डाटा उठा लीजिए। ठीक है, कुछ डाटा लिखिए, जिसे कार्यस्थल पर जब महिलाएं काम करने जाती हैं, ऑफिसों में, कार्यालयों में महिलाएं काम करती हैं, तो कार्यालयों में यद्यपि वो पुरुषों के बराबर काम करती हैं, लेकिन प्रायः उनके पारिश्रमिक में अंतर पाया जाता है। उनको उतना पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है जितना पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी एक तरीके का विभाजन है। ये भी एक न्यू वुमेन को मतलब अभी काफ़ी कुछ अचीव करना है, इस प्रमाण को ये सिद्ध करता है। ठीक है, पारंपरिक बंधन मतलब अभी भी भारतीय समाज में मतलब काफ़ी हद तक ये मान्यता है कि महिलाओं का काम घर का काम करना है, महिलाओं का काम बच्चे देखना है, भोजन बनाना है, बाहर काम करना पुरुषों का काम है। अगर कोई महिला बाहर जा रही है, ऑफिस जा रही है, काम करने जा रही है, आत्मनिर्भर होना चाह रही है, तो ग्रामीण समाज में या उनके परिवार में तरह तरह की बातें की जाती हैं, उनका विरोध किया जाता है, उन पर चारित्रिक आक्षेप लगाया जाता है। तो ये उदाहरण जब आप लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि अभी भी जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है वो एक मिथक भर है। अभी जो है ये यथार्थ में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पाया है। ठीक है,
फिर मीडिया की भूमिका, जैसे नारी को क्या बताया जाता है, ग्लैमर का प्रतीक बताया जाता है, ना कि संघर्षशील स्त्री। आप देखिए किसी भी मीडिया के, किसी भी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में देख लीजिए, तो कोई भी अभी साबुन का प्रचार करना हुआ, क्रीम का प्रचार करना हुआ, तेल का प्रचार करना हुआ, शैम्पू का प्रचार करना हुआ, ठीक है, सुंदरता का प्रचार करना हुआ, तो उसमें प्रतीक स्वरूप महिला को ही दिखाया जाता है। कभी भी मतलब बहुत कम किसी महिला को ये दिखाया जाता है कि किसी महिला ने मतलब इन ग्लैमर की दुनिया से आगे बढ़कर अपने संघर्ष के दम पर अपनी पहचान खुद बनाई। इसको प्राथमिकता ग्लैमर की अपेक्षा नारी के संघर्ष को अभी भी मीडिया में उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान रहे, ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको आपको पैराग्राफ में, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, ना कि अलग अलग हेडिंग में, ठीक है। निबंध हेडिंग में नहीं लिखा जाता है। हेडिंग में जब आपको जीएस के उत्तर लिखना होगा पीसीएस में, GS1, GS2, GS3 के, वहाँ आप हेडिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप निबंध लिखेंगे तो निबंध अलग अलग पैरा में जब आप लिखेंगे तभी वो निबंध आपका अच्छा माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा और उसमें आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसको अलग अलग आपको पैराग्राफ में लिखना है। अब साहित्यिक एवं सामाजिक क्षेत्र में न्यू वुमन कहाँ तक पहुँची है, इसमें लिखिए कि मतलब न्यू वुमन ने, आधुनिक नारी ने केवल मतलब पारिश्रमिक क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मन्नू भंडारी, महाश्वेता देवी, कमला दास, बानू मुश्ताक, दीपा भास्ती, इनका अभी इनको जो है हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो इनका उल्लेख करेंगे तो लेखक को ये लगेगा, परीक्षक को ये लगेगा कि आप जो है न्यू वुमन का जो कॉन्सेप्ट है उसको व्यवहारिक रूप से समझ पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब ऐसे उदाहरण आप लिखें, जहाँ जहाँ ऐसे उदाहरण दें, इनको अंडरलाइन भी कर दें अपने निबंध में। तो जब आप इनको अपने निबंध में अंडरलाइन करेंगे तो इस पे परीक्षक की नज़र जाएगी। मान लीजिए वो हमारी पूरी कॉपी नहीं भी पढ़ रहा है तो इसको देखने मात्र से उसको पता चल जाएगा कि आपकी समझ कहाँ तक कितनी विकसित है, और फिर वो आपको अच्छे अंक मतलब देने को बाध्य होगा। इन लेखिकाओं की रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि नई स्त्री केवल बाह्य स्वतंत्रता का प्रतीक ही नहीं बल्कि आत्मचेतना की वाहक भी है, किंतु समाज के व्यापक हिस्से में यह चेतना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है। मतलब ये जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जो साहित्यिक क्षेत्र में भी है, या न्यू वुमन के कॉन्सेप्ट को व्यवहार रूप में जो साहित्यिक क्षेत्र में दिख भी रहा है, ये भी अभी बहुत छोटे पैमाने पे दिख रहा है, अभी इसको काफ़ी कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो ये आप लिखिए अपने निबंध में। फिर भारत में कानूनी स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आया है 2005, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आया है, ठीक है। तो ये सब लिखिए। संसद में महिलाओं की क्या भागीदारी है, विधानमंडलों में या उत्तर प्रदेश विधानमंडल में महिला की क्या भागीदारी है, क्या प्रतिशत है, तो ये सब जब आप दिखाएंगे तो न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट किस हद तक साकार हुआ है, ये मतलब आप इसको जो है मजबूती से स्पष्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। इतना लिखने के बाद कि मतलब आप लिखेंगे कि यद्यपि जो है आधुनिक भारतीय नारी ने प्राचीन और मध्यकालीन समाज की तुलना में काफ़ी हद तक प्रगति कर ली है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ अचीव करना है। तो काफ़ी कुछ जो अचीव करना है उसको किस प्रकार वो अचीव कर सकती है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, मतलब एक नया पैरा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा व लैंगिक समानता पर बल दिया जाए, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास किए जाएं, ठीक, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाए। इसको भी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको लिखना है। मीडिया और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया जाए, ठीक। नई स्त्री की कल्पना भारतीय समाज के संक्रमण काल का प्रतीक है, जहां एक ओर सांस्कृतिक मूल्य हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता व समानता की आकांक्षा है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना है। न्यू वुमन को क्या करना है कि जो पारंपरिक भारतीय समाज है उसके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो आधुनिकता व समानता
वो प्राप्त करना चाह रही है, दोनों के बीच में उसको सामंजस्य बिठाकर ही आगे बढ़ना है। ठीक, यह कहना कि नई स्त्री पूरी तरह से मिथक है अनुचित होगा। ठीक है, मतलब कि नई स्त्री या न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह मिथक तो नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि उसकी उपस्थिति अब तक सीमित और असमान है, यानी अभी भी उसको उतना महत्व नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार है। ठीक है, पुरुषों से आगे बढ़ने की बात छोड़िए, अभी उसको पुरुषों के बराबरी का हिस्सा भी नहीं मिल पाया है, जबकि पुरुष और स्त्री दोनों ही भारतीय समाज रूपी गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं कि मतलब दोनों का योगदान बराबर है, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस पे आप लिखिए, वास्तविक नई स्त्री वही होगी जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की स्त्री के लिए समान अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करे। इसमें आप लिख सकते हैं ऊपर, जैसे न्यू वुमन का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी साकार होगा जब एक नारी को सुरक्षा का उचित अवसर मिलेगा। जब एक नारी आधी रात को भी अगर कोई काम लग रहा है तो घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित रहे, आशंकित ना रहे, उसे किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। इसमें आप पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसका उदाहरण लिख सकते हैं, निर्भया कांड का उदाहरण लिख सकते हैं, निर्भया कांड का। अभी नोएडा में एक महिला को जो है दहेज उत्पीड़न की वजह से मार डाला गया। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं कि जब ये सारी चीज़ें, ये सारी जो भ्रांतियां हैं या न्यू वुमन के सामने जो चुनौतियां हैं, जब ये दूर होंगी, इनके लिए सरकारी, निजी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर सशक्त प्रयास किया जाएगा, तभी ये न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह साकार हो पाएगा। अभी ये मतलब पूरी तरह मिथक तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी यह मिथक ही बना हुआ है। इसको यथार्थ में आने के लिए अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। ठीक है, तो इसी के आगे फिर न्यू वुमन का एक कॉन्सेप्ट आप जो है गूगल कर लीजिएगा। न्यू वुमन के संदर्भ में एक बहुत अच्छी लाइन आधुनिक लेखिका जो है अरुंधति राय, ठीक है, इन्होंने मतलब लिखा है, इनकी एक लाइन है, हमको याद नहीं आ रही इस समय। तो जब आप कमला दास की लाइन से अपने निबंध की शुरुआत करेंगे और अरुंधति राय के जो कोट है उसको लिखते हुए अपने निबंध का अंत करेंगे, तो इससे आपका निबंध प्रभावी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू वुमन के कॉन्सेप्ट पे आप निबंध लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो जो उदाहरण या जो जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही आपको लिखना है। मेरे बताने का आशय या मेरे बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि न्यू वुमन आखिर है क्या, न्यू वुमन कहते किसे हैं, नई महिला, नई स्त्री है कौन। ठीक है, तो उसको स्पष्ट करना था। तो उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आप ये समझ पाए होंगे कि न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट क्या है। न्यू वुमन वो है जो परंपरावादी समाज को चुनौती देती है। ठीक है, आधुनिक भारतीय नारी है, अपने फैसले स्वयं लेती है, साक्षर होती है, आर्थिक रूप से सशक्त होती है, सामाजिक रूप से सशक्त होती है, वो पुरुष की अर्धांगिनी वास्तविक रूप में बनती है, वो पुरुष पे आश्रित नहीं रहती है, बल्कि स्त्री और पुरुष जो समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं उसमें एक मुख्य भूमिका में वो होती है। वो भी अपने परिवार में मतलब डिसीजन मेकिंग करती है, उसका डिसीजन उसके अपने परिवार में, उसके अपने समाज में, उसके अपने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अपना एक अलग महत्व रखता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बीच बीच में जैसे प्राचीन वैदिक काल का उल्लेख करें, वहाँ भी कुछ उदाहरण लिख दें। ठीक है, मध्यकाल में आए, वहाँ भी कुछ उदाहरण लिख दें। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की जब शुरुआत हुई, उसमें भी तमाम उदाहरण नारी सशक्तिकरण से भरे पड़े हैं। उसमें आप राजा राम मोहन राय के विचार लिखिए, आप उसमें सावित्रीबाई फूले के विचार लिखिए। ठीक है, फिर आधुनिक काल में आइए, गांधी के विचार लिखिए। आज़ादी के समय कौन कौन सी महिलाओं ने जो है आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसको लिखिए। फिर वर्तमान समय में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है, सामाजिक रूप से महिलाएं कहाँ हैं, आर्थिक रूप से महिलाएं कहाँ हैं,
राजनीतिक रूप से महिलाएं कहाँ हैं, उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप लिखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पे कोई लाइन अभी हाल फिलहाल में बोली हो, उनकी लाइन कोट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि आपके अंदर विषय की अच्छी समझ है, और जब विषय की अच्छी समझ हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से एक अच्छा निबंध न्यू वुमन पे लिख पाएंगे। तो इससे न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आप क्या कीजिए, इस विषय पर जो कुछ भी जितना कुछ भी लिख सकते हैं आप लिखिए, क्योंकि जब आपको मुख्य परीक्षा क्लियर करना है तो एक अंतिम सत्य जान लीजिए कि बिना पेन चलाए कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य परीक्षा चाहे आरओ की हो और चाहे पीसीएस की हो, जब आप पेन चलाएंगे, लिखना शुरू करेंगे, तभी लिखने का डर दूर होगा, तभी आप निबंध लिख पाएंगे। और जब लगातार लिखेंगे तो धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस भी लगातार लिखने से डेवलप हो जाएगा और एक अच्छा निबंध आप लिख पाएंगे। तो आप इस विषय पे लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस ग्रुप से जुड़कर वहाँ आप अपने पीडीएफ डालिए अपने निबंध के। मैं इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में इसका एक मॉडल निबंध पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप जो है जो सुझाव दिया जाए उससे और मॉडल निबंध देखकर इस विषय पर एक बेहतर समझ विकसित कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। एक काम और, आप लोगों को मतलब अगर कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे इतनी देर बोलने से कम एक कमेंट कर दिया करिए, एक लाइक कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है आगे भी आपके लिए इसी तरीके से प्रयासरत रहने का। जब आप लोग एकदम म्यूट रहते हैं, केवल वीडियो देख लिए, जो जानना था जान लिए, अच्छा लगा कि बुरा लगा, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, जब इस पर कुछ बोलते नहीं हैं तो थोड़ा सा एक आशंका की स्थिति होती है कि पता नहीं मैं बेमतलब का प्रयास कर रहा हूँ या आपको कुछ लाभ भी हो रहा है। अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है तभी इसको अच्छे से करने की हमको प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए उम्मीद है कि अब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम एक कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं निबंध के अगले टॉपिक पर। तब तक आप इसको जो है समझिए, लिखिए, स्वयं से मूल्यांकन कीजिए और फिर मुझे भेजिए, मैं भी मूल्यांकन करता हूँ। धन्यवाद।